Hello dear friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the process of IVF. आज हमारे इस वीडियो में हम IUI और IVF की प्रोसेस क्या होती है और इसमें क्या सक्सेस रेट रहता है, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। बहुत बार हमें IUI की प्रोसेस एडवाइस की जाती है या फिर आपको IVF की प्रोसेस एडवाइस की जाती है, तो कब कब आपने IUI के लिए ऑप्ट करना चाहिए, कब कब आपने IVF के लिए ऑप्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको IVF या IUI बताया गया है तो इसका सक्सेस रेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हियर इज़ द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। सो पहले IUI के बारे में जानेंगे। सो IUI मतलब कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं? सो IUI में जनरली हम लोग जब भी आप ओवुलेशन स्टडी कर रहे हो और उसमें कंसीव नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो IUI का प्रोसेस जो है वो जनरली ओवुलेशन होने के बाद मतलब 14th डे को होता है। अगर 14th डे को ओवुलेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स। सो IUI का एक साइकिल का सक्सेस रेट जो होता है वो अराउंड 15% तक होता है, 15 टू मैक्सिमम 20% तक होता है एक साइकिल का। लेकिन IUI के प्रोसेस के लिए हमें दोनों ट्यूब्स ओपन होना ये बहुत ज़रूरी होता है, ओवुलेशन डॉक्यूमेंटेड होना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा स्पर्म काउंट अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्यूब ब्लॉकेजेस है या फिर ओवुलेशन नहीं हो रहा है या फिर स्पर्म काउंट कम है, तो ऐसे केसेस में हम लोग IUI जो है ये ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ये हो गया है अबाउट IUI। IUI का प्रोसेस कैसा होता है? IUI के प्रोसेस में जनरली हम लोग सेकेंड डे से कुछ टैबलेट्स आपको देते हैं और इंजेक्शंस भी देते हैं। इंजेक्शंस हम लोग क्यों देते हैं? तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन होते हैं, जो लो डोज में दिए जाते हैं। ये कंसल्टेंट डिपेंड करता है कि वो कैसे गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं। कुछ लोग अल्टरनेट डे गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं, कुछ लोग डेली गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं। तो ये गोनाडोट्रोपिन्स हम लोग क्यों देते हैं, इंजेक्शंस जो है वो IUI में क्यों लगते हैं? ये जनरली कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए दिया जाता है। मतलब जनरली अगर आपका टैबलेट्स दे के सिंगल एग बन रहा है तो हम लोग इंजेक्शंस दे के 2-3 एग्स जो है वो बनाते हैं, ताकि जो ये एग्स है वो बने, रप्चर हो और उसके बाद सुपर ओवुलेशन की वजह से हमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बढ़े। तो इंजेक्शंस आपको कैसे कैसे दिए जाएंगे ये आपके रिस्पॉन्स ऑफ ओवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ऑफकोर्स अब डॉक्टर्स जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि स्टेप प्रोटोकॉल जिसमें गोनाडोट्रोपिन्स का डोज जो है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स बढ़ाया जा सकता है। स्टेप डाउन प्रोटोकॉल होता है और लो डोज गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो बाद में उनका डोज कम किया जाता है, तो इसको स्टेप डाउन प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो सर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो IUI में यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके बाद ओवुलेशन होने के बाद जो स्पर्म्स है वो इंसेमिनेट करने के लिए कुछ स्पर्म वॉशिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। सो इसमें हम लोग जो भी मोटाइल स्पर्म है, जो भी नॉर्मल मोटाइल स्पर्म है वो अलग करते हैं सीमेनल फ्लूइड से और ये इंसर्ट करते हैं। सो इसके लिए सीमेन वॉशिंग टेक्निक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि डबल डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक होता है, देन स्विम अप टेक्निक होता है। तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ये ऑफकोर्स हम लोग स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक आपके लिए हमें यूज़ की जाएगी, आपके लिए कौन सी स्पर्म वॉशिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाएगी, ये उसके अनुसार देखा जाता है। अब ये हो गया है कि उस दिन जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उस दिन आपका जो IUI है ये उसके स्पर्म काउंट और ये सब देख के हम वॉशिंग करके फिर IUI करते हैं। IUI ये शॉर्ट प्रोसेस है, ये जनरली ये जो प्रोसेस है ये एक 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है ओवुलेशन के बाद, लेकिन सैम्पल प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो भी सैम्पल प्रोसेसिंग है इट में टेक 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पर्म वॉशिंग टेक्निक जो भी यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा क्या बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है IUI के बाद?
तो आईयूआई के बाद जनरली हम लोग एक 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने को बोलते हैं और उसके बाद कुछ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हम लोग देते हैं। बेड रेस्ट की, कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत आईयूआई के बाद नहीं होती है। क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, क्या हम डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, ये भी कॉन्स्टेंट सवाल होते हैं आईयूआई के पेशेंट्स के। येस, यू कैन do your day-to-day activity, you can do your daily routine activity, you can do traveling also. If you are working and you have to travel for your work, then आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ जर्किंग जोल्टिंग एक्टिविटीज़ जो है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो, ज़्यादा स्ट्रेन आपको हो रहा है, ऐसे एक्टिविटीज़ हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। सो अगर आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, ओल्ड शो हो रहा है, तो जनरली आईयूआई में कंसीव होने के चांसेस, जैसे मैंने बोला कि अराउंड 15 to 20% तक है। ऐसे कितने साइकिल्स हम आईयूआई के कर सकते हैं? तो जनरली हम लोग आईयूआई के अराउंड 3 to 4 साइकिल्स कर सकते हैं। अगर 3 to 4 साइकिल्स में आपका कंज्यूम नहीं होता है तो आपको हायर ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत बार 7-8 आईयूआईस पेशेंट के हो जाते हैं लेकिन उनको हायर ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं किया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपका आईयूआई में कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज रिपीटेड आईयूआई से अगेन आपका टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से एएमएच आपका कम हो सकता है और बाद में फिर आईवीएफ से भी कंसीव होने के चांसेस जो है वो आपके कम हो सकते हैं। सो अगर थ्री या फिर मैक्सिमम 4 साइकिल्स में अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, सो यू शुड थिंक अबाउट गोइंग फॉर आईवीएफ। अब ये हो गया है आईयूआई के ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे मैंने बताया। और प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स जनरली हम लोग एक 15-20 डेज़ के लिए देते हैं। अगर 15-20 डेज़ में आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम लोग प्रेगनेंसी चेक करने को बोलते हैं। और अगर प्रेगनेंसी आपका कंटिन्यू हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन लेने को बोलते हैं। अगर पीरियड्स अगर आते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में हम तुरंत आईयूआई कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट आईयूआई साइकिल्स। कमिंग टू आईवीएफ। सो आईवीएफ कौन से पेशेंट्स में लगता है, इसका सक्सेस रेट कैसा होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। सो आईयूआई जो होता है उससे आईवीएफ का प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि सेम आईयूआई जैसा आईवीएफ का प्रोसीजर होगा, पर ऐसा नहीं है। आईवीएफ का प्रोसीजर जो है वो आईयूआई के प्रोसीजर से पूरी तरीके से अलग होता है। और जिनको आईवीएफ की ज़रूरत है उनको आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है, उनको आईयूआई से कंसीव नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि मैडम हम लोग आईयूआई करके देखते हैं, लेकिन बहुत बार जब आपका स्पर्म काउंट कम है, आपके ट्यूब्स ब्लॉक है, आपको आईयूआई से नहीं कंसीव हो रहा है, तो आपको आईवीएफ की ज़रूरत जो है वो लगने वाली है, आपको आईयूआई से नहीं कंसीव होने वाला है। सो आईवीएफ हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। इसमें भी आईवीएफ में भी और बहुत सारे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे आईवीएफ करते हैं। सो आईवीएफ का प्रोसेस जो है वो सेकेंड या थर्ड डे से चालू होता है। इसमें हम लोग आईवीएफ के ट्रीटमेंट में जनरली सेकेंड डे से कुछ पहले ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी कर लेते हैं कि ओवरीज जो है वो बराबर है और उसमें कुछ सिस्ट वगैरह रही है ना, ये हम लोग देख लेते हैं। सिस्ट अगर है वो अगर 14 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, फंक्शनल सिस्ट है, ये डॉपलर देख के हम लोग चेक करते हैं कि ये सिस्ट जो है वो फंक्शनल है कि नहीं। और अगर ये सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, तो ऐसे केस में हम लोग वो जो सिस्ट है इसके लिए हम लोग पहले डाउन रेगुलेशन करते हैं, उसके नेक्स्ट साइकिल में हम लोग चालू करते हैं जो भी प्रोसेस है आपका आईवीएफ का। अगर सिस्ट नहीं है, ओवरी शांत है, तो हम लोग आईवीएफ का प्रोसीजर चालू करते हैं। जनरली उस दिन हम लोग ईस्ट्रोजन लेवल और एलएच लेवल भी चेक करते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल हमें लेस देन 50 और एलएच लेवल हमें लेस देन 5 चाहिए होता है। और अगर हमें ये ईस्ट्रोजन और एलएच लेवल प्रॉपर मिलता है तो उसके बाद हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो इंजेक्शन चालू करते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स का डोज आपको कितना दिया जाएगा ये आपकी एएमएच के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आपके वेट के ऊपर, आपके एग काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीवियसली आपको कैसा रिस्पॉन्स था, अगर आपका प्रीवियस आईवीएफ हुआ है, इसके ऊपर भी आपका डोज जो है ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स ये डिपेंड करता है। अब ये डोज जो है वो आपको रोज़ ये इंजेक्शंस लगते हैं। और इसके अलावा जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन हैं, उसके अलावा आपको कुछ एंटागोनिस्ट के भी इंजेक्शन लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा प्रोटोकॉल आपके आईवीएफ कंसल्टेंट ने दिया है।
इसके अनुसार आपको ये इंजेक्शंस लगते हैं। एंटागोनिस्ट के जो इंजेक्शंस है ये टाइमिंग के इंजेक्शन होता है, क्योंकि एंटागोनिस्ट का जो हाफ लाइफ होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो इसके लिए जो आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसके 15-15 मिनट्स पहले आपको नेक्स्ट इंजेक्शन लगता जाएगा। तो आपको जो टाइम है ड्यूरिंग योर आईवीएफ जर्नी, आपको ये टाइम फॉलो करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके ऊपर सक्सेस आपके आईवीएफ का डिपेंड करता है। सो फॉलोअप और टाइम इम्पॉर्टेंट है आपने मैनेज करना। और आप अगर वर्किंग है तो आपके कंसल्टेंट से आप पहले ही बात कर लीजिए कि कौन सा टाइम आपको कंफर्टेबल है, जिस टाइम पे आप ये टाइमिंग का इंजेक्शन लगा सकते हैं। आपका क्लिनिक जो है जहाँ पे भी आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हो वो जो क्लिनिक है वो कैसे किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में भी आप पता कर लीजिए। क्या वो आपको कुछ इंजेक्शंस घर में लेने के लिए अलाउ करते हैं क्या, इसके बारे में भी आप जान लीजिए जब भी आपका आईवीएफ प्रोसेस चालू है तब। अब ये हो गया है। अब रिगार्डिंग गोनाडोट्रोपिन्स, ये इंजेक्शंस कितने दिन लगते हैं, बहुत बार पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि इंजेक्शंस कितने दिन लगते हैं और क्या ये इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं, क्या हम इन्हें टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो जनरली ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये सेफ इंजेक्शंस होते हैं, वेल टॉलरेटेड इंजेक्शंस होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के। और इवन जो टाइमिंग के इंजेक्शंस होते हैं, एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस होते हैं, ये वेल टॉलरेटेड रहते हैं। इसमें आपको जनरली पेन जो है वो थोड़ा बहुत पेन रहता है जो कि वेल टॉलरेटेड रहता है, और इसमें बॉडी के ऊपर भी आपके कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। रेगुलरली हम लोग ये इंजेक्शंस देते हैं, ये पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। इवन अगर आप वर्किंग हो तो आप प्रॉपर आपका जो भी वर्किंग है वो संभाल के भी आप आईवीएफ के इंजेक्शंस ले सकते हो। डेली आपको कुछ एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 12 दिन इंजेक्शंस लग रहे हैं तो आप आइए आईवीएफ क्लिनिक में आके आपके इंजेक्शंस लगा के आप जा सकते हो। सो दीज आर डेली बेसिस इंजेक्शंस, यू डोंट नीड टू गेट एडमिटेड फॉर दीज इंजेक्शंस। और ये इंजेक्शंस आप लेके आपके रोज़मर्रा के रूटीन काम भी कर सकते हो। आप वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो, आप रूटीन आपके काम कर सकते हो। इससे कोई रैशेस नहीं होता है, कोई एसिडिटी नहीं होता है, ये इंजेक्शन से कोई वॉमिटिंग नहीं होता है। सो ये इंजेक्शंस जो है वो बिल्कुल ही वेल टॉलरेटेड इंजेक्शंस रहते हैं, अच्छे से आप इनको सहन कर पा सकते हो। बहुत बार पेशेंट्स इसकी वजह से भी आईवीएफ नहीं कराते हैं कि ये इंजेक्शंस जो है वो हमें बहुत पेन करेंगे और इसकी वजह से हमें बहुत पेन होगा तो हम मे बी आईवीएफ का प्रोसेस टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से भी बहुत सालों तक पेशेंट्स आईवीएफ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फीमेल्स जो है वो आईवीएफ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अभी जो इंजेक्शंस नए इंजेक्शंस आए हैं ये बिल्कुल ही पेशेंट फ्रेंडली इंजेक्शंस हैं, और इससे आपके ओवरी को भी कोई कैंसर का खतरा नहीं है। आपके ओवरी में से अगर वो एग्स निकल रहे हैं तो फिर से आपके एग्स बनने वाले हैं, हम सारे के सारे ही एग्स आपके नहीं निकालने वाले हैं। सो इस बार जो भी आपके एग्स बनेंगे वो उस महीने का कोहॉर्ट रहने वाला है। तो इस महीने का कोहॉर्ट जो है वो जनरली हमें 12 डेज में हमें मिल जाता है। डोमिनेंट जितने भी फॉलिकल्स हैं वो हमें समझ जाते हैं। कितने नंबर ऑफ एग्स हम लोग निकालते हैं ये भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है आईवीएफ के थ्रू जाने वाले पेशेंट्स का। सो कितने नंबर ऑफ एग्स हम निकालेंगे ये भी डिपेंड करता है आपके कितने एएफसी काउंट है इसके ऊपर, आपका एज कितना है इसके ऊपर, आपका एएमएच कितना है इसके ऊपर। अगर आपका एएमएच कम है, आपका एग काउंट कम है तो हमें नंबर ऑफ एग्स जो है वो कम मिलेंगे। और आपका अगर एग नंबर ज़्यादा है, जैसे पीसीओडी है तो पीसीओडी में हमें 12-15 कभी कभी 20 फॉलिकल्स मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके एएफसीज कितने हैं, एग काउंट कितने हैं, इसके ऊपर हमें कितने एग्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है। आप कितने एम्ब्रियोज बनेंगे ये भी एक कॉमन क्वेश्चन से रहता है आईवीएफ के पेशेंट का कि कितने एम्ब्रियोज बनेंगे। तो कितने एम्ब्रियोज बनेंगे ये हमें एग क्वालिटी, मैच्योर्ड एग्स हमें कितने मिलते हैं, मतलब कि M2s हमें कितने मिलते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें मैच्योर्ड एग्स जो है वो अगर हमें समझिए कि 12 एग्स मिल गए हैं और उसमें से हमें मैच्योर्ड एग्स जो है वो 5 मिले हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मैच्योर्ड एग्स जो मिले हैं वो हमें आगे जाके कितने 5वें दिन के एम्ब्रियोज मिलते हैं, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट हमें कितने मिलते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो डे 5 के कितने एम्ब्रियोज हमें मिलते हैं इसके ऊपर हमारा जो भी सक्सेस रेट है आगे का वो डिपेंड करता है। अगर हमें नंबर ऑफ एग्स जो है वो ज़्यादा मिले इसके मतलब हमें ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन रेट जो है, मतलब कि आपको जितने हमें एग्स मिले हैं उसमें से कितने 5वें दिन के लिए एम्ब्रियोज जाएंगे ये डिपेंड करता है
कि आपका एग क्वालिटी कैसा है, उसमें से मैच्योर्ड एग कैसे है, स्पर्म का क्वालिटी कितना है, इसके ऊपर, और लैब स्टैंडर्ड कैसे है ऑफकोर्स, इसके ऊपर हमें फिफ्थ डे के कितने एम्ब्रियोज मिलेंगे ये डिपेंड करता है। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन रेट या ब्लास्ट कन्वर्जन रेट भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब कि कितने फर्टिलाइज हुए, और ब्लास्ट कन्वर्जन मतलब कि कितने 5वें दिन तक हमारे एम्ब्रियोज गए, जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट कन्वर्जन रेट। अब ये ब्लास्ट कन्वर्जन रेट जो है ये डिसाइड करता है कि हमें कितने एम्ब्रियोज मिलेंगे, कितने एम्ब्रियोज हमें चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो जनरली हम लोग 2 D5 के एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, D5 के 2 ब्लास्ट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अफकोर्स अगर पेशेंट को नहीं चाहिए कि 2 ट्रांसफ़र करना है तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जा सकते हैं पेशेंट्स के केस में। सो ऐसे केस में जब हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो जनरली पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या इससे सक्सेस रेट कम होता है? तो अराउंड 10% से थोड़ा सा लेस सक्सेस रेट रहता है, लेकिन सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के भी सक्सेस रेट जो है वो होते हैं। अब इस केस में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसमें से कौन सा हमने चुनना चाहिए, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर सिंगल और डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब ये हो गया है अबाउट कि एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं, ओवम पिकअप कैसे होता है, और कैसे हम लोग अंडर एनेस्थीसिया एग्स जो है वो बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके ये वीडियो ले सकते हैं। लेकिन ओवम पिकअप ये बहुत ही छोटी सी प्रोसीजर है, शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, 15 टू मैक्सिमम 30 मिनट्स की ये प्रोसीजर होती है। आपको डे केयर में ही हम एडमिट करते हैं, सुबह एडमिट करके हम आपको एक 4 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रख के आपको डिस्चार्ज किया जाता है। उस दिन सिर्फ आपको लीव प्लान करनी होती है। बहुत सारे पेशेंट वर्किंग रहते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि मैम हमको कितने दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। सो ओवम पिकअप जिस दिन आपका हुआ है उसी दिन आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अगर आपको लगता है तो आप छुट्टी लीजिए, अदरवाइज आपने छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। डे केयर प्रोसीजर होता है ओवम पिकअप प्रोसीजर। ओवम पिकअप कि जनरली 6th डे, जैसे अगर मंडे को पिकअप हुआ है आपका, तो आपको सैटरडे को हमें पता चलता है कि कितने एम्ब्रियोज हमें बने हैं, अगर यू आर गोइंग फॉर डे 5 एम्ब्रियो कल्चर, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। सो हमें जो भी एम्ब्रियोज मिलते हैं, जनरली अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान है तो जिस दिन आपके एम्ब्रियोज बने उसी दिन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जनरली हम लोग एट आवर क्लिनिक भी प्लान इज द फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में जनरली हम लोग जो भी एम्ब्रियोज बनते हैं वो सारे ही हम लोग फ्रीज करके रखते हैं, और ये जो एम्ब्रियोज है, जितने भी एम्ब्रियोज हमें बने हैं वो 2-2 करके स्ट्रॉ पे हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। और अगले महीने में आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग हम लोग बना के फिर हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो ये कितने दिन पे आपका ट्रांसफर होता है? एक और कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो कब होगा। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो आपका जनरली लाइनिंग आपका बनने के बाद, जनरली हमें 8.5 से ऊपर हमें लाइनिंग चाहिए होता है। सो अगर 8.5 से ऊपर आपका लाइनिंग अगर बन जाता है, उसके बाद कुछ प्रोजेस्ट्रॉन के प्रिपरेशंस हम लोग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ये प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस जो है वो डिपेंड करता है, अगर आपका डे 3 का एम्ब्रियो है तो आपको 4 दिन प्रोजेस्ट्रॉन जाएगा, अगर आपका डे 5 का एम्ब्रियो है तो आपको 6 डेज प्रोजेस्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद आपका ट्रांसफर हम लोग प्लान करते हैं। डबल या सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके बारे में आप आपके कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आपको कैसा ट्रांसफर चाहिए, और सक्सेस रेट्स के बारे में भी आपने आपके कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो विदाउट एनेस्थीसिया होता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है, इसमें हम ब्लैडर फुल करने को बोलते हैं, आपको पानी पीने को बोलते हैं, ब्लैडर एम्प्टी नहीं चाहिए है हमें, और यूएसजी गाइडेड हम लोग एम्ब्रियोज जो है वो यूट्रस के अंदर रिलीज करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये यूएसजी गाइडेड प्रोसीजर होता है, जिससे कि बहुत बार यूएसजी गाइडेड नहीं किया जाता है कहीं कहीं पर, सक्सेस रेट जो है वो यूएसजी गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफर का ज़्यादा है। ये बहुत सारे स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है कि यूएसजी गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफर का ज़्यादा सक्सेस रेट है। सो सक्सेस रेट कितना है एम्ब्रियो ट्रांसफर का या फिर आईवीएफ का, और कब पता चलता है कि ये सक्सेस हुआ है कि नहीं? तो जनरली एज अर्ली एज हम लोग 10th डे पे बीटा एसईजी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग 14th डे के बाद भी हम लोग बीटा एसईजी करते हैं। बीटा एसईजी ये ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आया है नहीं आया है, जो एम्ब्रियोज हमने छोड़े थे वो इम्प्लांट हुए कि नहीं, आपके बच्चा दादी ने वो एम्ब्रियोज जो है वो ग्राफ्ट की है कि नहीं, ये हमें आईवीएफ में जनरली 14th डे के बाद पता चलता है। कुछ प्रोजेस्ट्रॉन के और कुछ मेडिसिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम लोग देते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी हम लोग कभी कभी देते हैं। तो ये इंजेक्शंस और टैबलेट्स आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं, ताकि जो एम्ब्रियो हमने आपके अंदर छोड़े हैं यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट हो पाए। सो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो बाद के आपके मेडिसिन है वो आपके डॉक्टर से आपने प्रॉपरली
बात करके प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपने जो भी एम्ब्रियोज हमने छोड़े हैं वो इम्प्लांट हो जाए और आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ जाए। अब इसका सक्सेस रेट कितना होता है? सो आईवीएफ का अराउंड 60 to 70% सक्सेस रेट होता है। इसमें हम लोगों को जो भी एम्ब्रियोज हैं उनका क्वालिटी कैसा है इसके ऊपर मैक्सिमम हमारा सक्सेस रेट डिपेंड करता है। और ये जो प्रेगनेंसी है ये हमें पॉजिटिव आने के बाद उसके एक अराउंड 14 डेज़ के बाद हम लोग चेक करके देखते हैं कि जो हमने एम्ब्रियोज छोड़े थे उनका प्रेगनेंसी हार्ट बीट आया है कि नहीं। इसको हम कंफर्मेशन स्कैन कहते हैं। तो इसमें हमें जो भी हमने एम्ब्रियोज छोड़े थे उसमें से कितने इम्प्लांट है, जैसे कि 2 हमने एम्ब्रियोज छोड़े थे तो उसमें से दोनों भी इम्प्लांट हुए हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी रहता है। अगर सिंगल हमने छोड़ा है या फिर सिंगल अगर इम्प्लांट हुआ है तो सिंगल प्रेगनेंसी। तो ये हमें कंफर्मेशन स्कैन से पता चलता है कि हमने जो भी एम्ब्रियोज छोड़े हैं वो इम्प्लांट हुए हैं, कितने इम्प्लांट हुए हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी मेडिसिन है वो जनरली प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हिस्ट्री। कभी कभी आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि ब्लड थिनर इंजेक्शंस होते हैं, ये भी आपको दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हिस्ट्री। सो ये हो गया है अबाउट आईयूआई और आईवीएफ के प्रोसीजर्स के बारे में। अगर आपको कॉस्ट के बारे में जानना है तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोस मैंने इस यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। यू कैन गो एंड चेक दैट व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ आईवीएफ एंड what are the procedures that are included in this, and this is all about IUI and IVF procedure. I hope आपको ये हमारा वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा हो। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने फर्टिलिटी रिलेटेड टॉक्स, IUI IVF रिलेटेड टॉक्स और काफ़ी प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉक्स और वीडियोज़ भी बनाए हैं। यू कैन जस्ट चेक आउट these videos and get benefited from them. So we are available for consultation at Grace IVF Dhanashree Hospital, Moshi. And if at all you want the consultations or appointment, please call us on 9970422087, which is a number for appointment and consultation. Thank you so much, and have a good day.